प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए टर्म 1 परीक्षा विषय अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जेसीईआरटी द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 और सेट 2 ही जारी किया गया, मतलब 2 ही सेट जारी किया गया है, जिसका मैंने वीडियो बना दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही अन्य विषयों के जैसे इतिहास, भूगोल, ये सारे के मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको ही वीडियो मिल जाए। साथ ही इकोनॉमिक्स के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है वह कहलाता है। तो जो वस्तु खरीदेगा उपभोग के लिए वो तो उपभोक्ता ही कहलाएगा, और वस्तु का जब वो प्रयोग करेगा तो इसका मतलब वो कहलाता है उपभोग कर रहा है, उपभोग। और उपभोग जो सामान खरीदता है उपभोक्ता कहलाता है। दूसरा है, जब कोई व्यक्ति लाभ के लिए वस्तुओं को बेचता है तो उसे कहा जाता है, जो बेचता है, तो बेचने का काम कौन करता है? विक्रेता करता है, तो उसको दूसरा का हो जाएगा सी। तीसरा है, जब कोई व्यक्ति आय अथवा पारिश्रमिक प्राप्त करने हेतु दूसरों के लिए कार्य करता है तो वह कहलाता है, वो कहलाता है सेवाधारी। तीसरा है चौथा है, निम्न में से कौन सेवा प्रदाता की श्रेणी में आता है? तो इसका हो जाएगा वकील, डॉक्टर, बैंकर, उपयुक्त सभी। तो सेवा प्रदाता कौन होता है? उपयुक्त सभी होते हैं, मतलब जो सेवा देता है उसको हम लोग सेवा प्रदाता कहते हैं। पांचवा हो गया, निम्न में से आर्थिक क्रियाकलाप है। तो आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? तो वो है उपभोग भी है, उत्पादन भी है, वितरण भी, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पांचवा का डी। छठा है, सांख्यिकी में मात्रात्मक आंकड़ों का उदाहरण है। मात्रात्मक आंकड़ों का उदाहरण आपका है उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें मात्रा का प्रयोग किया गया है। मतलब 2009-10 में देश में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ था या चावल का आयात कितना हुआ था, तो इसमें मात्रात्मक मात्रा बताया गया है, इसलिए इसका छठा का आपका हो जाएगा डी। सातवां है, सांख्यिकी का महत्व। तो सांख्यिकी का महत्व क्या है? तो आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायक है, नीति निर्माण में सहायक है, फिर आपका आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण में सहायक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सातवां का डी। आठवां है, निम्न में आर्थिक समस्याओं में सम्मिलित है। क्या है? मूल्य वृद्धि है, बेरोजगारी है, निर्धनता है, उपयुक्त सभी है। तो समस्या तो सभी है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वह कहलाता है, उत्पादन करने वाला हमेशा क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। जो वस्तु बनाता है वो उत्पादक कहलाता है, जो खरीदता है वो विक्रेता होता है, जो जो खरीदता है उसको हम लोग क्रेता कहते हैं, जो बेचता है उसको हम लोग विक्रेता कहते हैं। तो यहाँ वस्तु का उत्पादन करने वाला कौन होगा? उत्पादक होगा। तो नौवां का हो जाएगा सी। 10वां है, डॉक्टर निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो डॉक्टर क्या करता है? हम लोग को सेवा देता है, तो ये सेवा प्रदाता में आ जाएगा। 10वां का हो जाएगा ए। 11 है, आंकड़े मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो आंकड़े मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 11 का यहाँ हो जाएगा 2, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार। यहाँ साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू लेना, जैसे अगर हम आपको बुला के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो साक्षात्कार हो जाएगा। तो साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए? पहला है, प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, प्रश्नों का क्रम सही होना चाहिए, प्रश्न यथातथ्य एवं स्पष्ट होने चाहिए। तो ये सभी गुण साक्षात्कार या प्रश्नावली में होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, 12 का डी। अब 13 नंबर देखते हैं हम लोग, आंकड़ा संग्रह की आधारभूत विधि है। क्या है? हम लोग आंकड़ा मतलब आंकड़ा कैसे जमा करते हैं? जैसे किसी का रिजल्ट हुआ तो उसका नंबर को जमा करना है,
फिर यदि हमारा राष्ट्रीय आय को गणना करना है तो वो सब हम किस आधार पर कर सकते हैं, तो डाक के माध्यम, डाक द्वारा प्रश्नावली भेज के, साक्षात्कार द्वारा, टेलीफोन साक्षात्कार या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, 13 का डी। 14 है निम्न में से व्यक्तिगत साक्षात्कार का दोष है। तो साक्षात्कार का दोष क्या होता है, व्यक्तिगत मतलब हम व्यक्ति को बुलाकर अगर उससे सवाल जवाब करते हैं तो उसमें क्या क्या कमी है, तो यह बहुत खर्चीला विधि है, अधिक समय लगता है, एक एक करके आदमी का हम इंटरव्यू लेंगे तो समय लगेगा, उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना होती है। मतलब जो उत्तर दे रहा है, जैसे अभी मेरा इंटरव्यू हुआ, हम फिर बाहर निकलेंगे और सबको बता देंगे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इससे क्या होता है, उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब सभी दोष है, उपयुक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न में डाक प्रश्नावली भेजने की विधि का लाभ है। तो इसका लाभ है आपका कम खर्चीली, यहाँ खर्चीली हो जाएगा, कम खर्चीली विधि है, ठीक है। उत्तरदाता पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्या है कि पर्सनल सबको मिलेगा, उत्तरदाता की गोपनीयता सुरक्षित रहना, सही बात है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो डाक द्वारा भेजने से उपयुक्त सभी लाभ प्राप्त हो जाएंगे। तो आपका 15 का हो जाएगा डी। 16 है भारत में कितने वर्षों के पश्चात जनगणना की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो 10 वर्ष में हमेशा जनगणना होती है। इस बार कोरोना के कारण नहीं हो पाई, लेकिन होगी जरूर। तो हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। 16 का हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करता है। तो सेंसस ऑफ इंडिया इसको प्रस्तुत करता है, 17 का ए हो जाएगा। 18 है यादृच्छिक त्रुटियों का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या है, तो आंकड़ा अर्जन में त्रुटियां, अनुत्तर संबंधी त्रुटियां, अप्रतिदर्श अभिनति है। तो इसलिए उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से संबंधित आंकड़े किस संस्था द्वारा एकत्र किए जाते हैं। तो वो एकत्र किए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। 19 का हो जाएगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्न में आंकड़ों का प्रकार है। तो आंकड़ों का क्या है प्रकार, अभी ऊपर भी था आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो जस्ट बताए 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी। 20 का हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। 21 नंबर क्वेश्चन है आंकड़ों का वर्गीकरण क्षेत्र या स्थान के आधार पर किया जाए तो वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका स्थानीय वर्गीकरण। 21 का ए हो जाएगा। अगला है 75, 71, 79, 69 प्राप्तांकों का आरोही क्रम में अनुविन्यास निम्न प्रकार होगा। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। मतलब यहाँ आरोही क्रम मतलब हो जाएगा छोटा से बड़ा की ओर बढ़ना। तो यहाँ देख रहे हैं 69, इसमें सबसे छोटा 69 है, उसके बाद 71 उससे बड़ा है, उसके बाद 75 है, उसके बाद, इसलिए ये वाला सही है। बना छोटा से बड़ा की ओर सजाना आरोही क्रम कहलाता है। तो यहाँ पर आपका 22 का हो जाएगा बी। अगला है 15, 13, 19, 25 प्राप्तांकों का अवरोही क्रम में अनुविन्यास निम्न प्रकार होगा। अब यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पर क्या है छोटा से बड़ा की ओर गए थे, अब यहाँ बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर आपका कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर है आपका 25, फिर हो जाएगा आपका 19, फिर आपका 15, फिर 13। तो कहाँ है 25, 19, 15, 13। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सी नंबर 25, 19, 15, 13। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो 23 का हो जाएगा सी। 24 है वर्ग सीमा 200 से 250 का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है बच्चों L1 + L2/2। L1 कौन हो जाएगा, जैसे ये 200 जो शुरू में आएगा उसको हम लोग L1 बोलेंगे, और L2 हो जाएगा मेरा 250 जो बाद में आएगा। और दोनों को हम लोग जोड़ के मतलब 200 + 250 को जोड़ के 2 से भागा लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा मेरा 225। तो यहाँ 24 का आपका हो जाएगा बी नंबर। कितना हो जाएगा 225। 25 नंबर क्वेश्चन है किसी कक्षा के छात्रों के भार से संबंधित आवर्ती वितरण उदाहरण है। तो ये उदाहरण है एक चर का। 25 का ए। 26 है आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य होता है क्या, सारणियन के लिए आधार प्रस्तुत करना, समंकों को सरल व संक्षिप्त बनाना,
समानता और असमानता स्पष्ट करना, ये तीनों गुण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 27 नंबर क्वेश्चन है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उस वर्गीकरण को कहा जाता है। उस वर्गीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो कालानुक्रमिक वर्गीकरण, स्थानीय वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण और मात्रात्मक वर्गीकरण। तो हम लोग कहेंगे इसको मात्रात्मक वर्गीकरण। आपका 27 का हो जाएगा डी। 28 है क्वेश्चन, निम्न में मात्रात्मक वर्गीकरण का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या है? तो आपका है छात्रों का भार के आधार पर वर्गीकरण, छात्रों का वायु के आधार पर वर्गीकरण और व्यक्तियों का आय के आधार पर वर्गीकरण। तो ये सभी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 28 का डी हो जाएगा। 29 है दंड आरेख। तो दंड आरेख क्या है? तो यह है एक विमितीय आरेख होता है। दंड आरेख को हम लोग विमितीय आरेख भी कहते हैं, इसलिए 29 का हो जाएगा ए। 30 है आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से आलेखी रूप से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बच्चों? तो माध्यिका की। यहाँ माध्यिका हो जाएगा, इस तरह माध्यिका। माध्यिका को हम लोग इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, मीडियन। तो 30 का हो जाएगा आपका सी। 31 है तोरणों द्वारा आलेखी रूप से निम्न की स्थिति जानी जा सकती। तो यह माध्यिका की ही जानी जा सकती, तोरण द्वारा, जो इस तरह बिंदु लगा के फिर हम मिलाते हैं, उसको हम लोग तोरण कहते हैं। तो ये 31 का हो जाएगा आपका सी, माध्यिका। 32 है अंक गणितीय रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से निम्न को समझने में मदद मिलती है। तो क्या चीज़ की मदद मिलती है? तो वो मिलती है दीर्घकालीन प्रवृत्ति की। 32 का ए हो जाएगा। 33 है सारणियन में प्रस्तुत वर्गीकरण का प्रकार है। तो ये प्रकार क्या है? तो गुणात्मक वर्गीकरण, मात्रात्मक, कालकीय वर्गीकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चों उपयुक्त सभी, 33 का डी। 34 है सारणी के प्रमुख अंग हैं। तो सारणी संख्या है, शीर्षक है, उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक है और उपयुक्त सभी। तो जहाँ है उपयुक्त सभी वहाँ मार दीजिएगा उपयुक्त सभी। ज़्यादातर आंसर उपयुक्त सभी ही होता है, तो इसलिए ये उपयुक्त सभी ही हो जाएगा। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, दंड आरेख का प्रकार है। सरल दंड आरेख होता है, ठीक है, बहुदंड आरेख भी होता है, घटक दंड आरेख होता है। तो यहाँ भी उपयुक्त सभी है, तो आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, 35 का डी। 36 है सारणियन का आशय। तो आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन से आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना, सांख्यिकीय समूहों का अध्ययन करना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 36 का बी, आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना। पंक्ति होता है इस तरह जो जाएगा 2 4 3 इस तरह लंबा में जाएगा, उसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। और स्तंभ ये खड़ा खड़ा जो रहेगा उसको स्तंभ कहते हैं, मतलब रो। ये हो गया रो, पंक्ति मतलब रो, और इसको कहते हैं कॉलम इंग्लिश में। 36 का आपका बी हो गया। 37 है ओजवाइन वक्र से कौन सा माध्य सरलता से निर्धारित किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं मध्यका का हम लोग ओजवाइन वक्र से कर सकते हैं। 37 का हो जाएगा डी। 38 है सरल गुण वाली सारणी में समंकों के कितने गुणों या विशेषताओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ किया जाता है 1। 38 का हो जाएगा ए, 1। 39 है समानतया समंक प्रस्तुत करने की विधि है। तो यह विधि है सारणियन की। 39 का हो जाएगा ए। और लास्ट क्वेश्चन है आयत चित्र होते हैं। तो आयत चित्र क्या होते हैं? द्विविमा होते हैं। 40 का हो जाएगा बी, द्विविमा होते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।